नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9 जनवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सत्र के विषय की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, ओमाइक्रॉन महामारी तीसरी लहर है या एक यह नई महामारी है। तो डेल्टा और ओमाइक्रॉन दोनों सह अस्तित्व में हो सकते हैं। 2022 में अधिक टीकों की आवश्यकता होगी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओमाइक्रॉन है क्या और इसमें जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्या महिलाओं की ऑनलाइन बुलिंग को दंडित किया जा सकता है। तो ऑनलाइन बुलिंग है क्या, तो इस साइबर बुलिंग के लिए क्या प्रावधान है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा, किशोरों को टीकाकरण का रोड मैप क्या है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, 3 जनवरी से ही 15 साल से ऊपर के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसके रोड मैप की चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक होगा, क्या डेटा एक ही टीके की बूस्टर खुराक का समर्थन करता है। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि मिक्सिंग टीका अभी सरकार नहीं निर्णय ले रही है, सिर्फ एक ही टीके को दिया जा रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंतिम टॉपिक होगा, मालदीव ने चीन के साथ किए अहम सौदे। तब ऐसे में भारत कोई परिप्रेक्ष्य में भारत का फैक्टर को देखते हुए चीन जिस तरह से मालदीव और उसके बाद वह श्रीलंका जाएगा, तो यानी भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर वह पूरी तरह से कह सकते हैं कि चुनौती पेश करने का कार्य करेगा चीन। तो इन सब की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर संरचना की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, ओमाइक्रॉन एपिडेमिक थर्ड वेव और न्यू पैंडेमिक। तो इसे जो है पृष्ठ संख्या 11 पे है। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर स्वास्थ्य से इसे जोड़ सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि ओमाइक्रॉन महामारी तीसरी लहर है या नई महामारी है। भारत ओमाइक्रॉन रोग की महामारी की लहर का सामना कर रहा है, जिसमें ज्यादातर क्या हो रहा है, गले में खराश हो रहा है, नाक से स्राव, बिना खांसी या तेज बुखार के यह आ रहा है। तो रक्त, यह निमोनिया असामान्य है, रक्त ऑक्सीजन का स्तर सामान्य रहता है। तो कुछ वरिष्ठ नागरिकों और जिन बीमारियों या उपचारों से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारी हो जाती है। तो कुल मिलाकर यही हम कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन रोग कोविड-19 का वुहान D614G या अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के साथ एक मामूली संस्करण है। और इसमें जो पारस्परिक परिवर्तन देखे जा रहे हैं, तो पिछले सभी प्रकारों में स्पाइक प्रोटीन के कुछ पारस्परिक परिवर्तन थे, तो ओमाइक्रॉन में कई और हैं। विशेष रूप से रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जिसे RBD कहा जाता है, में लिगैंड जो सेल रिसेप्टर ASE2 को होस्ट करने के लिए बाध्य करता है, जबकि पहले के वेरिएंट में S1 भाग पर 8 से 9 म्यूटेशन होते थे, लेकिन ओमिक्रॉन के पास अलग अलग अध्ययनों में 30 to 37 म्यूटेशन हैं। तो RBD पर यानी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर ओमिक्रॉन में 15 उत्परिवर्तन हुए, जबकि अन्य में केवल 1 से 3 ही होते हैं। तो कई उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वायरस होस्ट सेल इंटरैक्शन में कई परिवर्तन हुए हैं। तो उदाहरण के लिए अगर बात करें, तो लार में वायरल लोड अधिक होता है, जिससे लार के नमूनों के RT-PCR में उच्च संवेदनशीलता की अनुमति मिलती है। तो बिना खांसी के भी बहुत से वायरस हवा में प्रसारित होते हैं। तो वायरस के बहाव को रोकने के लिए और हवा में फैलने वाले वायरस को रोकने के लिए फेस मास्क की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। तो कोरोना वायरस में 2 कोशिका प्रवेश प्रक्रियाएं होती हैं। प्रमुख कोशिका झिल्ली के साथ वायरस के संलयन द्वारा छोटी सी कोशिका द्रव्य के भीतर
एंडोसोम के साथ संलयन द्वारा और मामूली प्रक्रिया की तुलना में प्रमुख के साथ वायरस गुणन कहीं अधिक कुशल है। तो पिछले सभी प्रकार प्रमुख सेल प्रविष्ट प्रक्रिया का यह उपयोग करते हैं, लेकिन ओमाइक्रॉन दूसरी प्रक्रिया का उपयोग करता है, जैसा कि प्रयोगशाला प्रयोगों में स्पष्ट किया गया है। यानी रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद कोशिका झिल्ली को प्रभावित किए बिना रिसेप्टर वायरस कॉम्प्लेक्स को एंडोसाइटोसिस के माध्यम से सेल द्वारा यह निगल लेता है। तो एंडोसाइटोसिस वेसिकल, जिसे कोशिका झिल्ली का आक्रमण कहते हैं, तब एंडोसोम नामक उपकोशिकीय अंग के साथ यह समाहित हो जाता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। तो वायरस कोट अब एंडोसोम झिल्ली के साथ मिल जाता है और वायरस जीनोम साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। तो कोशिका सतह संलयन के साथ पहली प्रक्रिया में सभी आसन्न कोशिकाएं भी संक्रमित कोशिका के साथ मिल जाती हैं और एक सिंकाइटियम बनाती हैं। तो कई नाभिकों के साथ एक विशाल कोशिका, जिसे सिंकाइटियम कहते हैं, तो रोग की गंभीरता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से फेफड़े की विकृति के साथ। तो ओमाइक्रॉन के साथ प्रयोगशाला प्रयोगों में सिंकाइटियम का गठन नहीं होता और यह परिवर्तन संभवतः शरीर में कम वायरस उत्पादन, अंगों और ऊतकों पर कम आक्रमण, कम गंभीरता और लक्षणों की अवधि, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता में कमी और कम केस मृत्यु अनुपात की ओर जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कुल मिलाकर यह कोविड-19 का 21 संस्करण है। तो ओमाइक्रॉन इन्फ्लुएंजा जैसा दिखता है। वायरस संक्रमण तो ज्यादातर ऊपरी श्वसन पथ तक ही सीमित रहता है। तो इसमें जो प्रतिरक्षा चोरी यानी ओमाइक्रॉन के प्रतिरक्षा चोरी की जो प्रवृत्ति है, यह पहले के सभी रूपों या किसी भी उपलब्ध टीकों द्वारा संक्रमण से प्रेरित वायरस को निष्क्रिय करने वाले एंटीबॉडी ओमाइक्रॉन रोग के खिलाफ बहुत ही कम प्रभावी है। अधिकांश मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कोविड-19 के लिए तो प्रभावी थे, लेकिन यह ओमाइक्रॉन के लिए यह प्रभावी नहीं है। हालांकि दुनिया भर में एक बूस्टर खुराक द्वारा प्राप्त एंटीबॉडी स्तरों को बढ़ाकर अस्पताल भर्ती करने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारी के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा देखी गई है। तो यूके का अनुभव इसके लिए शिक्षाप्रद है। दूसरी खुराक के बाद 2 से 24 सप्ताह के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले ओमाइक्रॉन रोग के खिलाफ टीके की जो प्रभावशीलता थी वह 72% थी, लेकिन 25 से अधिक सप्ताह के बाद केवल 52%, बूस्टर खुराक के 2 सप्ताह बाद काफी बढ़कर यह 88% हो गई। यहां तक कि जब वायरस के लिए एंटीबॉडी फिटनेस कम होती है तो एंटीबॉडी स्तर का विशाल परिमाण एंटीबॉडी बाध्यकारी को अधिक वायरस में सक्षम बनाता है। और ये कई परिवर्तन, इसमें आनुवांशिक, मौलिक कोशिका वायरस परस्पर क्रिया, विकृति विज्ञान, विषाणु रोग विशेषताएं, प्रतिरक्षा अपवंचन, ओमाइक्रॉन को अन्य सभी प्रकारों से अलग करते हैं और अन्य रूपों की तुलना में इसके अधिक विचलन पर जोर देने के लिए विचलित शब्द की कल्पना करते हैं। तो विचलन शब्द परिवर्तन की उच्च डिग्री और अचानकता को इंगित कर रहा है। तो वायरोलॉजी में पर्याप्त आनुवांशिक अंतर का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं वंश, उपप्रकार या सीरोटाइप, विचलन की डिग्री के आधार पर। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस बिना किसी देरी के इस सवाल का समाधान करेगी, क्योंकि पहले ही WHO और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को अलर्ट कर दिया है। अगर 2019 के कोरोना वायरस रोग से ओमाइक्रॉन रोग को पर्याप्त रूप से अलग मानते हैं तो शायद यह कोविड-21 नाम का हकदार है। यदि इसे बहाव के बजाय एंटीजेनिक शिफ्ट के साथ एक विचलन माना जाता है, जैसे कि सभी प्रकारों में होता है, तो उच्च जनसंख्या प्रतिरक्षा पर काबू पाने वाली बीमारी को एक नई महामारी माना जा सकता है, न कि कोविड-19 महामारी की लहर। तो यह कह सकते हैं कि यह तीसरी लहर नहीं बल्कि एक महामारी है। तो इस तरह से इन्फ्लुएंजा महामारी, तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस महामारी विज्ञान के साथ समानता
दिलचस्प है। एक उप प्रकार H2N2 के कारण 1957 की महामारी तब सामने आई जब 1918 की महामारी का H1N1 अभी भी स्थानिक मौसमों के रूप में घूम रहा था। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं कि 1968 में अगली महामारी H3N2 उप प्रकार के साथ शुरू हुई और यह संभवतः क्रॉस इम्यूनिटी के कारण H2N2 को विस्थापित करता है। इसी तरह से 2009 की महामारी H1N1 के एक नए संस्करण के साथ थी जिसमें स्वाइन इन्फ्लुएंजा से उधार लिए गए जीन थे और इसे पहले H1N1 से अलग करने के लिए H1N1 PDM09 नाम दिया गया था। तो इस तरह से H3 और N2 के साथ एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी मजबूत नहीं थी, इसलिए H3N2 H1N1 PDM09 दोनों विश्व स्तर पर स्थानिक मौसमी के रूप में सह संचालन में हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट ने पहले के सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया जो आजकल बहुत कम पाए जाते हैं। डेल्टा की तुलना में ओमाइक्रॉन अधिक पारगम्य होने के कारण यही अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022 में डेल्टा और ओमाइक्रॉन दोनों सह परिसंचरण कर सकते हैं और सार्स कोवी-2 के सभी प्रकारों के साथ साथ ओमाइक्रॉन और इसके भविष्य के खिलाफ टीकों की आवश्यकता हो सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लेख की ओर। यह पृष्ठ संख्या 12 पे आया हुआ है। सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत इसको डाल सकते हैं। कैन ऑनलाइन बुलिंग ऑफ वुमेन बी पनिश्ड? क्या महिलाओं की ऑनलाइन बुलिंग को दंडित किया जा सकता है? तो फर्जी नीलामी के लिए एक बुली बाई मोबाइल ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट करने की कई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली और मुंबई की पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इसके लिए मुंबई पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बीटेक को भी गिरफ्तार किया है। तो कथित तौर पर GIT हब प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन बनाने के लिए छात्र जिसने अब ऐप को ब्लॉक कर दिया है जुलाई 2021 के बाद से यह दूसरा मामला सामने आया है। तो कुछ पीड़ितों की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। तो इस ऑनलाइन बुलिंग के लिए कानूनी प्रावधान क्या लागू किए गए हैं? तो पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A, 153B, 295A, 354D, 500 और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 को लागू किया है। तो 153A में धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य के अपराध से संबंधित है, जबकि 153B राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक अभियोगों अभिकथनों से संबंधित है। वहीं धारा 295 पे धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान करती है। वहीं 354D यह प्रावधान करती है कि कोई भी पुरुष जो किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के दुरुपयोग की निगरानी करता है या पीछा करने का अपराध करता है। तो इस तरह से यह सब जो है इस प्रावधान के तहत, खासकर 354D के तहत दूसरी या बाद की सजा के मामले में सजा को 5 साल तक के कारावास और जुर्माने के साथ बढ़ाया जा सकता है, जबकि धारा 500 में मानहानि के लिए सजा को परिभाषित करती है और IPC की धारा 509 एक महिला की सील का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारे या कार्य के अपराध को संबोधित करती है। तो IT अधिनियम की धारा 67 में अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो पहली सजा में 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, दूसरी या बाद की सजा में 5 साल तक का कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साइबर अपराधों से संबंधित अन्य प्रावधान क्या हैं? तो IT एक्ट की धारा 66E निजता के उल्लंघन, जो कि मूल अधिकार में भी है,
के लिए सजा का प्रावधान करती है। साथ ही आईपीसी की धारा 354 ए यौन उत्पीड़न और दंड और 354 सी को 2013 में धारा 354 बी और 354 डी के साथ पेश की गई थी को भी प्रासंगिक आईटी अधिनियम के प्रावधानों के संयोजन के साथ लागू किया जा सकता है। और कोई भी उल्लंघन आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित दंड को, और वह भी अपराध की प्रकृति के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे बिचौलियों की क्या जिम्मेदारियां हैं? यद्यपि मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष के डेटा या उनके द्वारा होस्ट या संग्रहित संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अपेक्षित डेटा का बनाए रखना आवश्यक है और जब भी मांगे जाने पर संबंधित अधिकारियों को इसे आपूर्ति करना आवश्यक होता है इन सोशल मीडिया को। तो कोई भी उल्लंघन आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित दंड को आकर्षित करता है। क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ कदम उठाए गए हैं? तो 25 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित किया और इसमें इसका जो प्रावधान है, मध्यस्थों और शिकायत निवारण तंत्र द्वारा उचित परिश्रम, उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं को किसी भी अवैध जानकारी की होस्ट, प्रदर्शन, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर, अपडेट या साझा नहीं करने के लिए सूचित करने की आवश्यकता है। तो उनमें ऐसी सामग्री शामिल है जो मान हानिकारक, अश्लील, पीडोफिलिक, दूसरे की गोपनीयता के लिए आक्रामक, लिंग के आधार पर अपमानजनक या परेशान करने वाली, नस्ली या जातीय रूप से आपत्तिजनक आदि है। तो अदालत या उपयुक्त सरकारी एजेंसी के निर्देश पर बिचौलियों को गैर कानूनी घोषित किसी भी जानकारी को होस्ट करने, संग्रहित करने या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया जाता है और 24 घंटे के भीतर उन्हें उस तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए सभी उचित व्यवहारिक उपाय करना होता है। तो यह 25 फरवरी 2021 से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह अधिसूचित किया गया था। अब बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 12 पे ही आया है। सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर के अंतर्गत, स्वास्थ्य के अंतर्गत ही डाल सकते हैं। किशोरों को टीकाकरण का रोड मैप क्या है? भारत ने इस साल 3 जनवरी से किशोरों का टीकाकरण शुरू किया है, वो भी क्या, 15 से 17 वर्ष की आयु के। तो 15 से 17 साल के बच्चों का कौन सा टीका लग रहा है? क्या निम्न आयु समूहों को भी टीका लगाया जाएगा? भारत ने इस साल 3 जनवरी से किशोरों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने विश्व स्तर पर ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए साथ ही टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह को कोविड-19 वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के बल पर किशोर समूह के लिए टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो इसकी स्थायी तकनीकी वैज्ञानिक समिति के रूप में पंजीकरण कोविन ऐप पर किया जाना है और इसमें कोवैक्सीन एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो अब बच्चों के लिए उपलब्ध है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कि वयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि ZYCOV-D सहित 2 टीकों को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। वे सभी जिनका जन्म 2007 या उससे पहले है, वे अब कोविड टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। इस तरह से कोविन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी तक 15 से 17 आयु वर्ग के 30.8% लोगों ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है। तो क्या बच्चों को टीका लगवाने की आवश्यकता है? तो सोशल नेटवर्क पर आ रही परस्पर विरोधी सूचनाओं से भ्रमित कई अभिभावकों के मन में यह उथल पुथल मची है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि बच्चे कोविड-19 से अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और इस बीमारी से उन्हें उतना गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया जितना कि वयस्कों को प्रभावित करता है। तो इस तरह के प्रतिरक्षा विज्ञानी साक्ष्य टीकाकरण पर स्कूल खोलने के निर्णय के आधार पर बच्चों के लिए यूएस और यूके में शुरू किया गया था। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यूएस में यह पात्र हो गए थे, जबकि अभी भी भारत में बच्चों के टीकाकरण की आवश्यकता है या नहीं, इस पर अलग अलग विचार हैं। तो क्लिनिकल वायरोलॉजी के प्रोफेसर
का यही कहना है कि अंततः यह माता पिता का निर्णय है, लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है तो कोवैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि यह एक निष्क्रिय वायरस का उपयोग करता है। प्रभावकारिता भी खुराक की संख्या पर निर्भर करती है, जितना अधिक इसका मतलब बेहतर सुरक्षा है। तो इस तरह से एक छोटे नमूने के आकार में एक वायरस न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी परीक्षण किया जाता है। यदि परिणाम समस्याग्रस्त है तो अतिरिक्त खुराक की सलाह दी जा सकती है। और इस तरह से उन्होंने क्लिनिकल वायरोलॉजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने यह भी कहा कि बूस्टर शॉट के लिए आगे की योजना बनाने के महत्व पर भी उन्होंने जोर दिया है। तो अब वैक्सीन की सेल्फ लाइफ के बारे में क्या है? तो कुछ माता पिता जो अपने बच्चों को पहले दिन ही टीकाकरण के लिए निजी अस्पतालों में ले गए थे, उन्हें टीका लगाने के लिए सहमति मांगी गई थी, क्योंकि इस्तेमाल किए जाने वाले टीके के सेल्फ लाइफ विस्तारित हो गई थी। तो मीडिया रिपोर्टों में यही कहा गया कि एक्सपायर्ड टीकों को उपयोग के लिए पुनर्नवीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को इसके लिए स्पष्ट मांग की है इस रिपोर्ट की, जबकि उन्होंने टीकों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के निर्णय के समर्थन में डेटा प्रदान नहीं किया। तो इस तरह से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सेल्फ जीवन को 9 से 12 महीने तक बढ़ाने के अनुरोध का जवाब दिया था। तो राष्ट्रीय नियामक ने तब निर्माता द्वारा प्रदान किए गए स्थिरता अध्ययन डेटा के व्यापक विश्लेषण और परीक्षा के आधार पर अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया। और कोविशील्ड के निर्माता ने भी पहले के 6 महीनों से सेल्फ लाइफ को 9 महीने तक बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी और सुरक्षित किया था। तो स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने कहा कि टीकों की प्रभावशीलता में कोई कमी नहीं आई है। तो क्या इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं? तो वयस्कों की तरह अब तक बताए गए किशोरों में टीकाकरण के बाद के दुष्प्रभाव में जैसे बुखार आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द और इंजेक्शन वाले हाथ में भारीपन या दर्द शामिल है। तो टीकाकरण के बाद प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव अब तक दर्ज नहीं किए गए हैं। इस बीच भारत बायोटेक ने एक बयान जारी कर बच्चों को वैक्सीन के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पैरासीटामोल लेने से मना भी किया है। कुछ टीकाकरण केंद्रों में फीडबैक से यही पता चला है कि कोवैक्सीन के साथ 3 पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम टेबलेट लेने की सिफारिश कर रहे हैं। कोवैक्सीन के साथ टीकाकरण के बाद किसी भी पैरासीटामोल या दर्द निवारक की सिफारिश नहीं की जाती है। 30,000 व्यक्तियों में नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से लगभग 10 से 20% व्यक्ति साइड इफेक्ट की रिपोर्ट करते हैं। इनमें से अधिकतर हल्के होते हैं और 1 से 2 दिन में ही हल हो जाते हैं और दवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका भविष्य क्या है? तो टीकाकरण विशेषज्ञों ने सरकार से सभी AEFI यानी प्रतिरक्षा के बाद प्रतिकूल घटना की सावधानीपूर्वक निगरानी करने और डेटाबेस पर इसकी रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। और यह बीमारी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। तो कार्ड पर टीकाकरण निश्चित रूप से बच्चों के लिए भी है और इसे अभी 15 साल के बच्चों में सुरक्षित और यथोचित प्रभावकारी अगर है तो 12 साल के लिए भी यह शुरू किया जाएगा। फिर बाद में 5 साल के बच्चों के लिए भी यह शुरू किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं, डज डाटा सपोर्ट बूस्टर डोज ऑफ सेम वैक्सीन। तो पृष्ठ संख्या 12 पे आया हुआ है। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर स्वास्थ्य से ही इसको जोड़ सकते हैं। तो क्या डेटा एक ही टीके की बूस्टर खुराक का समर्थन करता है? यानी जो मिक्सिंग की बात चल रही थी उसके लिए मिक्स एंड मैच की अनुमति क्यों नहीं दे रही है सरकार तीसरे शॉट के लिए? तो 5 जनवरी को एहतियाती खुराक के रोल आउट से 5 दिन पहले, जिसे वैज्ञानिक रूप से तीसरी या बूस्टर खुराक कहा जाता है, तो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर के लिए तीसरी खुराक के रूप में यह प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड को अपनी पहली और दूसरी खुराक के रूप में प्राप्त किया है, उन्हें कोविशील्ड उनकी तीसरी खुराक के रूप में प्राप्त करना होगा। इसी तरह से जिन लोगों ने पहली 2 खुराक में कोवैक्सीन प्राप्त किया है, तो उन्हें भी तीसरी खुराक में कोवैक्सीन का ही टीका लगवाना होगा। तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके से भिन्न वैक्सीन का प्रयोग
करने वाले टीकों के किसी भी मिश्रण और मिलान की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे वैज्ञानिक रूप से हेट्रोलॉगस बूस्टिंग कहा जाता है। जैसे स्पुतनिक भी हेट्रोलॉगस बूस्टिंग का प्रयोग उसमें किया जाता है, यानी मिक्स उसमें दो वैक्सीन को मिला करके देने की बात की जा रही है। तो तीसरी या बूस्टर खुराक का प्रमाण क्या है? तो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए एक एक अध्ययन किया गया। तो भारत के बाहर किए गए अध्ययनों से रोग सूचक और गंभीर बीमारी के संक्रमण के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता में गिरावट का प्रमाण है। तो कोविड-19 टीकों का मुख्य उद्देश्य है कि गंभीर बीमारी और पूर्ण टीकाकरण के बाद मृत्यु को रोकना है। तो WHO ने प्रकाशित आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित एक प्री प्रिंट का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ण टीकाकरण के बाद 4 टीकों एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन प्रभावशीलता अच्छी रही। तो सभी आयु समूहों में 6 महीने की अवधि में गंभीर कोविड-19 के खिलाफ लगभग 8% की कमी और 50 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में गंभीर बीमारी के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता उसी अवधि में लगभग 10% कम हुई। तो WHO ने 22 दिसंबर 2021 को यह बताया और 2 खुराक के बाद रोग सूचक रोग के खिलाफ टीकों की प्रभावशीलता 50 से ऊपर लोगों के लिए 32% की कमी आई है। तो क्या एक ही टीके का उपयोग करके बूस्टर खुराक के लिए भारत की ओर से क्या इसके लिए सबूत हैं? तो भारत बायोटेक को बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्सीन का उपयोग करके दूसरे चरण का परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। तो 8 जनवरी को पोस्ट किए गए एक प्री प्रिंट यानी अभी तक सहकर्मी की समीक्षा की गई है कि प्राथमिक टीकाकरण के बाद प्राकृतिक संक्रमण और बूस्टर शॉट दोनों ने एंटीबॉडी के स्तर को बढ़ा दिया है और दूसरी खुराक के 6 महीने बाद 184 प्रतियोगियों को बूस्टर खुराक मिली। तो बूस्टर डोज के 4 सप्ताह बाद प्लाक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के अनुसार कंट्रोल आर्म की तुलना में इंटरवेंशन आर्म में एंटीबॉडी का स्तर 7 गुना अधिक था। बूस्टर शॉट के बाद 4 सप्ताह के अंत में बाध्यकारी एंटीबॉडी के बीच कोई सांख्यिकीय महत्वपूर्ण अंतर नहीं था, जबकि सरकार ने कहा कि तीसरी खुराक दूसरी खुराक के 9 महीने या 39 सप्ताह बाद दी जानी चाहिए। तो भारत बायोटेक द्वारा किया गया बूस्टर खुराक परीक्षण दूसरी खुराक के 6 मंथ बाद ही दिया गया था। तो अंतराल जितना लंबा होगा उतना ही बेहतर प्रभाव होगा, ऐसा चिकित्सकों का कहना है। और वर्तमान में भारत से कोविशील्ड बूस्टर खुराक पर कोई डेटा नहीं है। 10 दिसंबर को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बूस्टर खुराक के लिए क्लिनिकल ट्रायल डेटा जनरेट करने का प्रस्ताव देने को कहा था। तो दूसरी खुराक के 6 महीने बाद कोविशील्ड बूस्टर खुराक को प्रशासित करने की अनुमति के लिए सीरम संस्थान के अनुरोध के आधार पर SEC ने कहा कि कंपनी ने बूस्टर खुराक की आवश्यकता के लिए भारतीय आबादी से कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। तो क्लिनिकल परीक्षण डेटा वर्तमान में कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए उपलब्ध नहीं है और यह होमोलॉगस बूस्टिंग आमतौर पर सुरक्षित है, यानी एक ही टीका। होमोलॉगस का मतलब यही है कि एक ही प्रकार का टीका। और हेट्रोलॉगस बूस्टिंग की अनुमति तब दी जाएगी जब इसका क्लिनिकल परीक्षण हो जाएगा, यानी मिक्स करके लगाने की। अब बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसे जोड़ सकते हैं। मालदीव ने चीन के साथ किए अहम समझौते। तो मालदीवियों के लिए वीजा छूट पर बीजिंग सहमत, बुनियादी ढांचे पर सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो मालदीव से राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। तो मालदीव और चीन ने शनिवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान हिंद महासागर द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे के विकास और रख रखाव पर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह भारत के लिए कह सकते हैं एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मालदीव एकदम भारत के बगल में ही है। 8 डिग्री चैनल से यह अलग होता है।
तो इस तरह से 2 दिवसीय यात्रा पे थे और पिछले 5 दशकों से चीन मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। तो दोनों सरकारों ने सामाजिक आजीविका, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुदान सहायता पर आर्थिक तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके अलावा मालदीव सरकार ने राजधानी माले को हुल हुमाले द्वीप से जोड़ने वाले 1.4 किलोमीटर के पुल को बनाए रखने में चीनी सहायता के लिए चीन मालदीव मैत्री पुल के प्रबंधन और रखरखाव के व्यवहार्यता अध्ययन पर एक विनिमय पत्र पर भी हस्ताक्षर किया है। और इसके साथ साथ चीन समुद्री जल विलवणीकरण परियोजना का भी समर्थन किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने पर भी सहमत हुआ है। तो वांग यी की यह यात्रा भारत का फैक्टर महत्वपूर्ण है। चूंकि मालदीव के जो विपक्षी नेता हैं अब्दुल्ला यामीन द्वारा इंडिया आउट अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है, तो राष्ट्रपति सोलेह द्वारा देश में भारतीय सेना को प्रवेश देने की जो अनुमति का विरोध करते हुए यामीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता को कमजोर कर रही है। हालांकि मालदीव सरकार इन आरोपों का खंडन कर रही है। तो मालदीव की अपनी यात्रा के बाद चीन के जो विदेश मंत्री हैं श्रीलंका का भी दौरा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव यहाँ है, श्रीलंका यहाँ पर है। तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण एशियाई संबंधों को फिर नए सिरे से यह चीन मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो छोटे देश हैं एक तरह से देखा जाए तो वह फायदा उठाते हैं, खासकर भारत और चीन की जो तनातनी है इसका फायदा ये छोटे देश उठाते हैं। तो 2021 में अगर बात की जाए तो मालदीव अपनी इंडिया फर्स्ट नीति के तहत भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता रहा। तो इस नीति के हिसाब से आगे बढ़ने के पीछे मालदीव के 2 मकसद हैं। पहला, भारत को अपने नजदीक बनाए रखना, दूसरा चीनी कर्जों के मकड़ जाल से खुद को बचाव करना। क्योंकि 2013 से 18 के बीच मालदीव की अब्दुल्ला यामीन सरकार चीन से तकरीबन 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण ले चुकी थी। हालांकि चीन के साथ अपने रिश्तों में खटास लाए बिना मालदीव दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ भी रणनीतिक संपर्क कायम करने की कवायद करता रहा है। तो चीनी कर्जों के बढ़ते बोझ और भारत द्वारा इसकी काट करने को लेकर दिखाई जाने वाली दिलचस्पी ने मालदीव को अपनी इंडिया फर्स्ट नीति में नई जान फूंकने को मजबूर कर दिया। तो हालांकि भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चीन के हर स्टेप पर भारत को नजर रखना होगा। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। भारत में द्वेष और घृणा के प्रसार को रोकने के लिए साइबर बुलिंग के लिए एक उचित कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपका अप्रोच भी वही होना चाहिए, इसे आपको सिद्ध करना है। तो हाल की घटनाओं को जोड़ते हुए साइबर बुलिंग क्या है इसको बताते हुए मुख्य भाग में आप प्रवेश करें और इसके लिए साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम के लिए कानूनी प्रावधान क्या है और आगे इसके लिए और क्या बनाए जा सकते हैं, आप अपने मत भी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में संक्षेप में उत्तर, सकारात्मक उत्तर को आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, एक भविष्य केंद्रित महामारी नीति जो एक नागरिक के जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है, समय की आवश्यकता है। तो इस कथन को स्पष्ट करते यह बताएं कि एक भविष्य केंद्रित महामारी नीति बहुत ही आवश्यक है। और फिर मुख्य भाग में आप यह भी बताएं कि वर्तमान चूंकि अभी भी महामारी ये चल रही है, तो ऐसे में भारत सरकार ने नागरिकों को कैसे लाभ पहुंचाया, कितना टीकाकरण किया और किन किन एज ग्रुप के लोगों को टीकाकरण किया, इस सब को बताते हुए भविष्य में इस पर और सुधार करने की क्या आवश्यकता है, इन सब बातों को लिखना है और अंत में संक्षेप में लिखें। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।